हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 25 जुलाई 2022 और 25 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय जो जैव अर्थव्यवस्था है वह किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी। तो आंसर दोस्तों ये 2030 तक छू लेगी। जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था है वो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार जो अर्थव्यवस्था वो 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, उससे भी अधिक पहुंच चुकी है। और 2020 में यह 14.1% थी, लगभग जो 70 बिलियन डॉलर से अधिक थी। और इस तेजी को विकास को देखते हुए इस अर्थव्यवस्था वो 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छूने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और ये जो 2021 में बायोफार्म उद्योग है इन्होंने 2020 में अपने आर एन डी खर्च को 360 जो डॉलर में मिलियन से लगभग 1 मिलियन से तिगुना कर दिया। और उद्योग ने 2020 में 1300 मिलियन खुराक से 3 गुना बढ़ाकर ये 2021 में 4500 मिलियन खुराक वो कर दी है। और इसके बदले में 2021 में प्रतिदिन जो कोविड वैक्सीन की लगभग 4 मिलियन खुराक लगनी संभव हुई है। और भारत है वो जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में जो 2022 की देखे तो इसके अनुसार कोविड के टीकों से जैव अर्थव्यवस्था है उस पर कुल प्रभाव है वह 8.7 बिलियन जो डॉलर है उसके रूप में दर्ज किया गया है। और इसी तरह जो उत्पादन क्षमता में भी 2020 में 25 मिलियन टेस्ट में और 2021 में 2000 मिलियन टेस्ट तक कोविड है वह डायग्नोस्टिक में बड़ी वृद्धि देखी गई है। और पहले से आयोजित कच्चे माल अन्य जो जरूरी सामग्री है उनके स्वदेशीकरण ने यहाँ पर अपनी जो इम्पोर्टेंट भूमिका वो निभाई है। और मेक इन इंडिया नेशनल मिशन भी जो चिकित्सा उपकरणों की आयात निर्भरता है उसको प्रतिस्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका वो निभा सकते हैं, जहां वर्तमान में आयात के माध्यम से 70 से 80% मांग को पूरा किया जा रहा है। और टिकाऊ जो जैव ईंधन के मामले में भारत के द्वारा 20% जो इथेनॉल है उसके सम्मिश्रण मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2025 से बदलकर अब 2030 कर दिया। और इस बायोटेक उप क्षेत्र में 2 गुना वृद्धि दिखाई दी है, जिसमें 2021 में 3.3 बिलियन लीटर क्षमता का जो इथेनॉल उत्पादन है वह 2 गुना होकर भी 6.5 बिलियन लीटर है वो हो चुका है। अब जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में तो वो हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह है वो प्रेजेंट टाइम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं। और सचिव डीबीटी के वो हैं राजेश गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग जो डिवाइस है उससे लेस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस जो सिस्टम है इस सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य है वो कौन सा है। तो आंसर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है वो व्हीकल लोकेशन जो ट्रैकिंग डिवाइस है इस ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और इससे लेस सभी जो पंजीकृत वाणिज्य वाहन है उनको ERSS से जोड़ा जाएगा। और इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है, जिसमें 9423 से भी अधिक वाहन है उनको पंजीकृत करके जो ये सिस्टम है इससे साथ जोड़ा गया है। और ये जो सिस्टम है वाहन ट्रैकिंग डिवाइस इसमें यह है कि इसमें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है जो 112 से जोड़ा गया है। और जब संकट के समय में आप इस पैनिक बटन को दबाते हैं तो ये सैटेलाइट के जरिए 112 पर सिग्नल भेजेगा। और इसके बाद सिस्टम है वो संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को इसमें सतर्क वो करेगा। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश है ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत से मिलती है। और हिमाचल प्रदेश तो एक प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी
1971 को इसकी स्थापना हुई थी और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 12 और यहाँ की जो राजधानी है वो है दोस्तों शिमला। शिमला है वो यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है वह अपना 162वां आयकर दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों ये 24 जुलाई को। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है सीबीडीटी, इन्होंने 24 जुलाई को अपना 162वां आयकर दिवस के रूप में मनाया और इस दिन का मनाने का उद्देश्य ये है या इस कर का उद्देश्य मनाने का उद्देश्य ये है कि स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश शासन है उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना था और यह दिन पहली बार है वो सन 2010 में मनाया गया था। अब जो ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसमें इसके प्रेजेंटर अध्यक्ष है नितिन गुप्ता और इसकी स्थापना वो 1924 में हुई थी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंधक और निदेशक क्या है वो किसको नामित किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये विनायक पै को नियुक्त किया गया। तो विनायक पै है जिनको आप पिक में देख सकते हैं, तो टाटा प्रोजेक्ट है इन्होंने विनायक पै को अपने एमडी के रूप में नियुक्त किया है और जो ये विनायक पै है वो विनायक पांडे देश पांडे विनायक देश पांडे इनका स्थान लेंगे जो लगभग 11 साल की जिम्मेदारी के पद संभालने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जो विनायक पै है वो इस क्षेत्र में 3 दशक से भी अधिक का अनुभव है वो इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस बैंक ने सीमा पार से भुगतान के लिए एक ओपन कैश फ्री भुगतान नियर बाय और फेयरफैक्स को मंजूरी दी है? तो आंसर है दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, इन्होंने जो नियामक की सैंडबॉक्स है उसके तहत जो सीमा पार है उस पर भुगतान के लिए 4 इकाइयों के उत्पादन को एक व्यवहारिक पाया है जिसमें इन उत्पादकों का पहले ही परीक्षण है वो आरबीआई के द्वारा किया जा चुका है और सैंडबॉक्स है उससे आशय ये है कि जो न्यू प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उनके नियंत्रित परिवेश में एक वास्तविक माहौल में परीक्षण करना है जिसमें सीमित उद्देश्य के लिए इस तरह के परीक्षण को लेकर एक नियामक नियमों में छूट भी है वो देता है। अब आरबीआई है तो इसी रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि आरबीआई के अनुसार ये संगठन है वह अब बैंकों और एनबीएफसी सहित विनियमित जो व्यवसाय है उनको अपनी सीमा पर भुगतान समाधान प्रदान कर सकते हैं और आरबीआई की जो उदारीकृत प्रेषण नीति है वो सीमा पार निवेश को कवर करेगी जिसमें आरबीआई के अनुसार एक विनियमित संस्थाएं हैं वो उत्पाद का उपयोग करने पर विचार वो कर सकती है और यदि ये प्रासंगिक नियमित मानदंड है उनका अनुपालन भी करती है और जो इन्वेस्टर है उनको विदेशी शेयरों को प्रभावी ढंग से खरीदने में सक्षम बनाने के लिए और कंपनी हस्तांतरित जो राशि है उसको अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित है वो कर देगी और इसे विदेशी ब्रोकरों को भी भेज देगी और अपने जो प्रोडक्ट है उन पर भुगतान के साथ साथ कैश प्री पेमेंट वर्तमान में भारत में जो थोक वितरण के लिए उद्योग पर हावी है जिसमें भुगतान जो प्रोसेसर उनके बीच 50% से भी अधिक बाजार है वो हिस्सेदारी है और एसबीआई ने हाल ही में कैश प्री पेमेंट में निवेश किया है। जो कैश प्री व्यवसाय है वो शॉपी, विक्स, पेपल, अमेजन अमेजन पे, पेटीएम, गूगल पे सहित जो भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म उनके साथ एकीकरण किया है और भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात सहित 8 अन्य देशों के साथ जो कैश फ्री भुगतान है वो समाधान का उपयोग है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन है वरुण इसका अनावरण वो किया है? तो आंसर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो प्रधानमंत्री जिनको आप पिक में देख सकते हैं ये प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने भारत के पहले यात्री ड्रोन है वो वरुण का अनावरण किया और प्रधानमंत्री है इन्होंने न्यू दिल्ली में जो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है उसमें आयोजित हुआ था नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन संगोष्ठी हुआ था जो स्वावलंबन को संबोधित करने के लिए वहां पर गए थे और देश में निर्मित जो पायलट रहे थे ड्रोन है उनको भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है और ये जो ड्रोन है वरुण वो पूरी तरीके से परीक्षण के बाद ही युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्ध पोत पर इस्तेमाल करेगी और इसके बाद ये इंसानों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होगा और हाल ही में न्यू दिल्ली में जो आयोजित हुआ था स्वावलंबन कार्यक्रम इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका प्रदर्शन है वो किया गया था और इस वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया और इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता भी है
और वरुण ड्रोन है वो एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में लगभग 130 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी क्षमता है, और ये जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ेगा, और इसकी जो समय सीमा वो 25 से 33 मिनट तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी हैं, ये कौन है? तो आंसर दोस्तों ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसके लाभार्थी हैं। जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है जो 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी, इनको अभी इस योजना ने हाल ही में लॉन्च होने के बाद 5 साल है वो पूरे किए हैं, और इस योजना के तहत 60 वर्ष से भी अधिक के जो आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं वो एक मुश्त निवेश कर सकते हैं और मासिक या वार्षिक पेंशन ले सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस सामान्य बीमा कंपनी ने मोटर बीमा ऑन डैमेज पॉलिसी है उनके लिए एक एड ऑन सुविधा है पे एज यू ड्राइवर ये लॉन्च की है? तो आंसर दोस्तों एक गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। जो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस ऑन डैमेज है ओडी, इन्होंने पॉलिसियों के लिए जो पे एज यू ड्राइव है इस एक एड ऑन फीचर की पेश करने वाला एक पहला बीमा करता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस बैंक ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए ऋण में 20,000 करोड़ रुपए के जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों इंडसइंड बैंक के द्वारा। जो निजी ऋणदाता है बैंक है ये, इन्होंने बोर्ड ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए ऋण में 20,000 करोड़ रुपए के जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी वो दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड है आईबीबीआई, इनके पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों जयंती प्रसाद को नियुक्त किया गया है। जो केंद्र सरकार है इन्होंने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए जो भारतीय दिवाला या शोधन अक्षमता बोर्ड है, दिवालियापन बोर्ड है, इनका पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जयंती प्रसाद को नियुक्त किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रतन इंडिया पावर के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि फोर्ब्स अरबपतियों की जो सूची 2022 में कौन है वो शीर्ष स्थान पे है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इलोन मस्क। जो इलोन मस्क है वो 230 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इसके बाद है लुइस विंटन के बर्नार्ड, और अर्नोल्ट है वो दूसरे स्थान पर, और अमेजन के जो जेफ बेजोस हैं वो तीसरे स्थान पे। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।